जय हिंद दोस्तों। मिरर बुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं 2022 बैच के यूपी पीसीएस अधिकारी और वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट के जनाब जावेद आलम सर, उर्फ इन्हें पंडित जावेद भारती भी कहते हैं। सर, ये सर आपका पंडित जावेद भारती क्यों कहते हैं आपको? असल में देखिए कि आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे भेदभाव हैं जी और जो वो भेदभाव हैं वो नाम के साथ शुरू होते हैं। मसलन जी आपने देखा होगा कि वो नाम के अंत में देखते हैं कि फलाने हैं तो फलाने क्या है, जी देंगे नाम मिलाएंगे, लास्ट में देंगे फलाने क्या है। जी इससे क्या होता है कि हाँ, ये उच्च वर्ग के हैं, तो ये पिछड़े वर्ग के हैं, तो जी ये आपके SC ST वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं। वो नाम से क्या होता है देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भेदभाव है वो पहले नाम के साथ शुरू होता है। नाम के साथ ही आपका भेदभाव शुरू हो जाएगा। आप लोग नहीं पहचानते, नहीं जानते, जी लेकिन आपका नाम सुनेंगे तो उनके जहन में एक बात बन जाएगी, हाँ ये क्या है क्या नहीं। क्या नहीं, सही तो मैंने बात। क्यों ना कहा कि इस नाम में ही ऐसी समानता लाई जाए, ठीक है, ताकि सभी वर्गों को ये प्रतिनिधित्व करे, सभी लोगों को रिप्रेजेंट करे, सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करे और ये दिखाए कि हाँ समाज में क्या है, समानता की कितनी आवश्यकता है। और जो समानता असमानता जो नाम के साथ शुरू हो रही है, जो भेदभाव जो नाम के साथ शुरू हो रही है, मैंने अपने नाम के साथ पंडित जावेद भारती जोड़ दिया ताकि वो असमानता न दिखे और समानता का एक द्योतक बन के रहे। जी सर, महाराजगंज एक छोटे से जिले से उठकर आपका पीसीएस तक का सफर कैसा रहा? हाँ, देखिए पीसीएस का सफर बहुत मुश्किल भरा सफर मेरा रहा, जी क्योंकि मैंने कई सारे अटेम्प्ट्स दिए और अटेम्प्ट्स में लगातार मैंने असफलता का चेहरा देखा। जी अब चूंकि महाराजगंज जिले में मैं एक छोटा सा कस्बा है निजोल में वहां रहा करता था। जी वहाँ दिक्कत इस बात की थी कि आपको एक छोटी सी मैगजीन अगर लेनी है तो जी। आपको गोरखपुर जाना पड़ता था, जो जी। वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। सोचिए, एक छोटी सी मैगजीन भी लेने के लिए आपको गोरखपुर तक का सफर करना पड़ता ये था। तो छोटी जगह देखना पड़ता है सर। हाँ, वो तो ये मुश्किल थे कि हमको मेरे पास मन था तैयारी करने का, लेकिन उस तरह के संसाधन वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन तमाम उन संसाधनों के बावजूद, तमाम उन परिस्थितियों के बावजूद, जो वहाँ पे मुश्किल भरे पल थे, उनके बावजूद मैंने कोशिश की कि अपनी तैयारी को मैं जारी रख सकूं। मैंने लगातार तैयारी की, नौकरी भी मैं कर रहा था। नौकरी में अपना पार्टिसिपेंट देते हुए, अपनी भागीदारी पूरी देते हुए मैंने कोशिश की कि वहाँ पे मैं अपनी तैयारी बेहतर कर सकूं। लगातार मैंने असफलता का चेहरा देखा, लेकिन फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि 2022 में मेरा सिलेक्शन यहाँ पे डाइट में हो गया। अच्छा सर, ये भी देखा था कि छोटा जो जिले की तहसील होती है बड़ी पिछड़ी होती है। जैसे हम घोसी से आते हैं सर, वहाँ पे इंग्लिश पेपर एक दिन बाद मिलता है। ये तो हाल बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। मैंने भी, आप देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने कोशिश की कि वहाँ के द हिंदू पेपर, देखिए हिंदू पेपर क्या होता है जी, लोग जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं सोचते हैं द हिंदू पेपर पढ़ें। जी जी। तो अब ये क्या था कि द हिंदू पेपर, उसमें इतना ऑनलाइन जमाना भी नहीं था। अब 2013 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, सोचिए ऑनलाइन तो इधर कोरोना के बाद में ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ है ऑनलाइन का, उसमें नहीं था तैयारी कर। तो वहाँ पे जो द हिंदू पेपर मिलता था वो 3-3 दिन बाद मिलता था। 3 दिन बाद मिलता था। 3-3 दिन बाद। फिर गोरखपुर आता था, फिर गोरखपुर से कोई अगर पहुंचा दिया। तो ये समस्याएं थी, तो मैंने मंगाना बंद कर दिया। ठीक है, मैं जो लोकल के न्यूज़पेपर थे वही पढ़ा करता था और उससे मैं अपना काम चला। लेकिन हाँ, ये तो है, पिछड़ा अगर क्षेत्र है, पिछड़ा तहसील है, पिछड़ा गांव है, तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करने में थोड़ी सी बाधा आई। अच्छा, आप वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट मऊ पे, इसमें होता क्या, करना क्या रहता है? देखिए, डाइट का जो मेन रोल है, अहम रोल है, वो है 2 काम यहाँ पे। एक तो हम प्री सर्विस ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग कराते हैं। प्री सर्विस ट्रेनिंग जो बीटीसी के बच्चे हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जो भावी अध्यापक बनेंगे जाकर स्कूलों में, उनकी ट्रेनिंग बेहतर तरीके से हो पाए, ताकि वो स्कूलों में जाएं तो बेहतर अध्यापन स्किल उनके पास हो। इन सर्विस ट्रेनिंग मतलब जो अध्यापक काम कर रहे हैं अभी वर्तमान स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनको विभिन्न मौकों पर बुलाया जाता है यहाँ पे डाइट में, और उनकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपनी स्किल में क्या करें, इम्प्रूवमेंट कर सके, इम्प्रोवाइज कर सके। दूसरी बात, जो डाइट होता है वो एक एकेडमिक हेड होता है पूरे जिले के शिक्षा विभाग का। तो पूरे जिले के शिक्षा विभाग की जो एकेडमिक क्षमता है, उस क्षमता को इनहेंस करने में डाइट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम भी कोशिश करेंगे यहाँ डाइट मऊ में रहते हुए कि जिले की जो एकेडमिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम कुछ बेहतर कर पाए। अच्छा सर, ये देखा है जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल में कम जाते, प्राइवेट में वो ज्यादा जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि लोग जुड़ नहीं पाते सरकारी स्कूल से? देखिए, ये सवाल तो बार बार अक्सर सामने आता है कि क्यों ऐसा है कि सरकारी स्कूलों में उपस्थिति कम। हालांकि सब कुछ फ्री दिया जाता है, सब कुछ बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपकी बात सही है। देखिए, हम क्या है कि हम जो गार्डियन हैं, जो गांव में गार्डियन हैं, उन तक हम अपनी पहुंच नहीं बना पाए। उनके अंदर हम विश्वास नहीं जगा पाए कि हाँ, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में इतना बढ़िया काम हो रहा है। अब जब उनके अंदर विश्वास ही नहीं है
तो आप लाख फ्री में आप दे दें, ठीक है, जी। वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेजेंगे नहीं। जो बहुत गरीब तबका है वो तो भेज रहा है, जी। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जी। अपर मिडिल क्लास फैमिली है, जी। वो क्या कर रही है, वो नहीं भेज रही है, वो दूसरों का देखा देखी काम, अपर मिडिल क्लास फैमिली या जो हायर क्लास है वो जी। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहा है, उनको देखा देखी क्या कर रहा है, वो वहाँ पे भेजने का काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन हमारा ये विश्वास बन जाएगा कि हाँ प्राइमरी स्कूलों में सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, अध्यापन का कार्य अच्छा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली है जी। वो अपने बच्चों को क्या करेगी, भेजना शुरू करेगी। और एक बार जब मिडिल क्लास फैमिली हमारे स्कूलों में आ जाएगी तो निश्चित तौर पर जो अपर क्लास फैमिली है वो भी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, 5 जी। साल 6 साल 10 साल जो भी समय लगे, जी। निश्चित तौर पर ये विश्वास बनेगा और निश्चित तौर पर कुछ दिनों बाद जो अच्छे दिन है सरकारी जी। विद्यालयों में वो आपको देखने को जी। मिलेंगे। तो सर आप जब स्कूलों में पढ़ाते थे उस समय में भी आप बहुत सारा वीडियो भी पढ़ा है कि आप बच्चों को बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे भी आप आए हैं तो यहाँ धरौली में गए थे, भोसी ब्लॉक के धरौली गांव में गए थे, स्कूल में गए थे, जी और माहपुर में गए थे, जी। वहाँ पे भी स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी। तो ये चीज पूरे जिले में कब तक दिखेगी? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो काम मैंने प्राथमिक विद्यालयों में किया है, देखिए आप बात समझिए, जो बच्चा है वो ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे, वो सिर्फ पढ़ाने से नहीं सीखेगा। निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपको देनी पड़ेगी, डू एंड लर्न आपको देना पड़ेगा, कुछ ऐसा सामंजस्य बिठाना पड़ेगा बच्चे में और आप में, एक अच्छी बॉन्डिंग जो होगी स्टूडेंट में और टीचर में वो रखनी पड़ेगी, ताकि बच्चा क्या खुद ब खुद स्कूल आए और टीचर से इतना घुल मिल जाए कि वो उसको विद्यालय के प्रारूप से डर न लगे, जबकि मजा आए, खुशी आए और आकर वहाँ पे अध्यापन का कार्य करें। मैं यहाँ पे डायट मऊ में हूँ और डायट मऊ चूंकि एकेडमिक हेड होता है, निश्चित तौर पर मैं टीचर्स को यहाँ बुलाऊंगा, तो यहाँ पे जो ARP वगैरह है उनको बुलाऊंगा, जो शिक्षक संकुल है उनको बुलाऊंगा, उनके बीच शेयर करूंगा कि हाँ ऐसी गतिविधि है, ये एक्टिविटी है, ये चीजें हैं जो हम स्कूलों में करा सकते हैं, वो हम कराएंगे। और निश्चित तौर पर आपको साल भर के अंदर ये दिख जाएगा कि हाँ डायट मऊ से कितना अच्छा काम हो रहा है और हर इस विद्यालयों में डायट मऊ की हर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। सर आप स्टार्टिंग जो किए पढ़ाने से जब जुड़े तो पहले ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, फिर आप सरकारी अध्यापक हुए, फिर उसके बाद आप UP PCS में के द्वारा इधर आ गए। तो सर ये आप ऐसा तो नहीं है कि शुरू मजबूरी में किए थे और अब मजा आ रहा है? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए पहली बात तो टीचिंग मेरा वो एम नहीं था कि मैं एक टीचर बनूंगा, अध्यापक बनूंगा। तो सबसे पहली बात कि मैं पहले से स्वावलंबी था, मैं सोचता था कि घर से कितना कम पैसा हमको लेना पड़े। देखिए हालांकि घर मेरा संपन्न परिवार था, जो मेरे अब्बू थे बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे किया है, लेकिन तभी मैं ये सोचता था कि कम से कम खर्चों में मेरा काम चलाऊं। तो मैंने कोचिंग ट्यूशन से शुरुआत की। जब मेरा BTC ट्रेनिंग हुआ, मैं BTC ट्रेनिंग मैंने भी की है महाराज डायट से, उस समय मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करता था, उस समय दिया करता था। तो ट्यूशन देते थे क्या हुआ कि एक टीचिंग स्किल बेहतर पनपने लगी मेरे अंदर, और जब मैंने टीचिंग ट्रेनिंग ले ली BTC की, तब वहां से मुझे और धार मिल गए टीचिंग में। और जब मैं विद्यालय में आया, विद्यालय में मैंने काम किया, 2 4 साल 5 साल मैंने काम किया, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जब मैंने फोकस किया तो ये लगा कि हाँ टीचिंग स्किल को इससे बेहतर नहीं सुधार सकता, यही तरीका है टीचिंग स्किल सुधारने का। तो वो टीचिंग मैंने सुधारा और निश्चित तौर पर आप जैसा कह रहे हैं कि मजबूरी में शुरू किया, लेकिन आज निश्चित तौर पर पढ़ाने में अच्छा लगता है, मजा आता है। जैसे UP PCS का प्रयास जो आप 2013 से किए, लेकिन स्टार्ट किए और 2022 में जाकर आपको सफलता मिली, तो इस तौर पे सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान में रखना चाहिए इंसान को कि मतलब जब तैयारी जो कर रहा है उसको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए? निश्चित तौर पर आप जैसा आपने कहा कि 2013 में मैंने शुरू किया और सफलता मुझे 2022 में मिली। लेकिन लगातार मैं मेरे पहले अटेम्प्ट से ही मेरा प्री निकल गया जी, मतलब लेकिन मेंस में लगातार लिखा था 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लगातार मैंने मेंस लिखा जी। अब मैं ये कहूँ कि मेरी तैयारी में कुछ कमी थी, या ये कहूँ कि मेरी किस्मत में कुछ कमी थी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, हम लोग बेहतर नहीं समझ पाएंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, देने में पूरी कोशिश की। कभी फर्स्ट पेपर में नंबर कम हो जा रहा है, कभी सेकंड में नंबर कम हो जा रहा है, कभी ऑप्शनल में नंबर कम हो जाता था। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप एक जॉब कर रहे हैं फिर उसके बाद भी आप तैयारी। हाँ लगातार मैं अपनी जॉब, वो भी जॉब मैंने ईमानदारी से की है, जॉब में लगातार कर रहा था, जो भी समय मिलता था मैं पढ़ता था और लगातार मैं मेंस लिख रहा था। लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से ये मेरा सिलेक्शन रुक रहा था। लेकिन फाइनली 2022 में कहते ना कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, तो मुझे सफलता मिली है और आज अभी मुझे आप डायट में देख पा रहे हैं। अच्छा, एक बार ऐसा भी हुआ जब आप अध्यापक थे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी कराते थे उसके लिए आपको सस्पेंशन लेटर भी मिल गया था? हाँ, ये छोटी सी कहानी है। देखिए मैं बात समझा रहा हूँ कि काम मैं 2013 से कर रहा हूँ जी, ठीक है। आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखिए, 2013 के फोटोज मिल जाएंगे और उसमें वीडियो बहुत लॉन्ग होते थे। वो वीडियो एक ही तो वीडियो मिलेगा,
हाँ, क्यों? हाँ। क्योंकि उसमें डाटाज नहीं होते थे और उसमें अपलोडिंग इतनी फास्ट नहीं थी कि बड़े-बड़े वीडियोस वहाँ डाला उस जा टाइम 2G चला हाँ, थी चला करता था, केवल फोटोज वगैरह पड़ते थे। हाँ, एक आध दो वीडियो वहाँ कब मिल जाएंगे आपको देखने। तो वो उसमें मैं उतना लोकप्रिय नहीं था। पेपर में तैयारी कर रहा था, लगातार मैं दे रहा था, इसी बीच में बच्चों के साथ भी काम कर रहा था। तो एक दिन मैंने रील बनाया एक ऐसे ही पढ़ाई की, वो रील मैंने डाला फेसबुक पर और देखते थे वो वायरल हो। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है हमारी जो सरकारी विद्यालयों की पहुंच है अच्छी लोगों तक पहुंच पा रही है। तो एक दो वीडियो मैंने और डाला। अब देखते देखते मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और फॉलोअर्स मेरे देखते देखते लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक क्या हो गया, तत्काल में क्या हो गया। उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, शुरुआत में ही 13 मतलब तेरह की बात नहीं कर रहा हूँ ये जो मैं रील की बात तो अभी 2020 में आई है ना। हाँ। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, अच्छा, मैं कहीं नहीं था, अभी फिलहाल मैं आया हूँ। पहले मैं फेसबुक पे ही रील डाला और फेसबुक पे रील जो है 2020 के बाद ही 21 में रील आया है। अच्छा। फेसबुक में रील का ऑप्शन पहले नहीं था, पहले इंस्टाग्राम पे था। इंस्टाग्राम पे था। हाँ ठीक है, लेकिन फेसबुक पे नहीं था। फेसबुक पे 2021 के आसपास आया है, वही मैंने डालना शुरू किया और देखते देखते मेरे फेसबुक पे जो फॉलोअर हैं काफी अच्छे खासे बढ़ गए। अब जब मुझे लगा कि हाँ मेरी पहुंच लोगों तक अच्छी हो पा रही है, मैं अपने एक्टिविटीज को लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, तो मैंने 2-4 वीडियोस मैंने डालने शुरू किए। एजुकेशनल भी थे, एक्टिविटी बेस्ड भी थे और डांस वाले भी। तो डांस वाले वीडियोस को क्या किया गया, काट के छांट के उसको बना के भेज दिया गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए सर के पास। अब उनकी थोड़ी सी मैं क्या, बहुत अच्छे अधिकारी थे, बहुत माशाल्लाह, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी थे और काफी अच्छे अधिकारी थे। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, इसकी जांच पड़ताल नहीं की, मेरे बारे में उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि अगर मेरे बारे में जांच पड़ताल करते तो मैं ब्लॉक में काफी फेमस अध्यापक उस समय था, तो पता करते तो पता चल जाता कि हाँ ये लड़का अच्छा काम करता है। उन्होंने जांच नहीं की और उन्होंने तत्काल मेरे खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर क्या कर दिया, जारी कर दिया। मैं भगा गया वहां पे, सर ऐसी सी बात है, आपने मेरे खिलाफ ये जारी कर दिया है, आप देखिए। मैंने फिर उनको अपने वीडियोस दिखाए जो मैंने पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशनल बेस्ड वीडियो दिखाए, एक्टिविटी बेस्ड वीडियो दिखाए। तब उन्हें लगा कि हाँ ये तो लड़का सही काम कर रहा है, गलत काम हो रहा है मुझसे। तो उन्होंने क्या किया, उसमें वो रोक दिया। फिर भी उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। मैंने कहा मैं तुम्हारे विद्यालय पे आऊंगा, धरातल पे तुम्हारा विद्यालय चेक करूंगा, उसके बाद ही क्या करना मैं कोई मिल है। तो आए, वो हमारे विद्यालय पे भी आए, विद्यालय पे सारे चीजों को देखा उन्होंने। माशाल्लाह हमारा विद्यालय बहुत साफ सुथरा था, बच्चे हमारे बहुत अच्छे थे, वेल डिसिप्लिन थे, उनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज तो हल्का फुल्का रहता है बच्चों में, लेकिन नॉलेज फिर भी बच्चों में हमारी ठीक ठाक थी। सारा कुछ उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद वो आश्वस्त हो गए कि हाँ ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, फैसला लिया। और उसी में विद्यालय में वो आए और उनको मैंने कौन बनेगा सैकड़ापति जो मेरा हिट हुआ था उस समय, वो मैंने उनको खिला दिया, वो भी उनको काफी अच्छा लगा। हाँ, ये आपकी जो बहुत फेमस एक्टिविटी जो थी कौन बनेगा सैकड़ापति वहां पे उसमें थी, वो मैंने उनको खिलाया, तो काफी प्रसन्न हुए और काफी उनसे खुश हुए थे। अच्छे सर, अपने बच्चों को जो शिक्षा लोग देते हैं, मतलब पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना, क्योंकि आप बहुत पहले से शिक्षा से जुड़े हैं, तो पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को किस तरह रखें कि उनकी जो फ्यूचर है, अच्छी पढ़ाई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी उनके अंदर आए। ठीक बात समझिए। पहले क्या था, पहले बच्चों में और अभिभावकों में बॉन्डिंग ठीक थी जी, बॉन्डिंग अच्छी थी जी। बॉन्डिंग अगर नहीं था बॉन्डिंग तो दादा दादी थे, हाँ, बड़े बुजुर्ग थे, उनसे बच्चों की बॉन्डिंग होती थी। इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल जो सहारा होता है बच्चों को, वो पहले क्या होता था, अच्छी तरीके से मिल जाया करता था। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में गांव में भी जाएंगे, मनरेगा काम हो रहा है, बच्चे को छोड़ के माता पिता निकल गए काम करने। शहरों में आप देख ही रहे हैं, माता पिता दोनों कार्यकाजी हैं, वर्क वाले हैं, दोनों चले गए, तो बच्चे को वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब ये समस्या ऐसी नहीं कि आप सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है, ये समस्या उसके लर्निंग आउटकम पे भी प्रभाव डाल रही है। अगर बच्चा वो मतलब कि इमोशनली अगर वो डिस्टर्ब है, तो सिखाएंगे तो क्या वो सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहले विद्यालयों में मैंने ये कोशिश की कि जो बच्चा आ रहा है उसको पहले इमोशनली फुलफिल किया जाए, भावनात्मक उससे जुड़ाव रखा जाए, उसको एक अभिभावक की तरह प्यार दिया जाए, दुलार दिया जाए, ताकि बच्चा आपसे जुड़े। जब तक बच्चा आपसे नहीं जुड़ेगा तब तक यकीन मानिए आप कुछ भी सिखाएंगे वो सीखने वाला नहीं है। तो अभिभावकों से मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है आप कामकाजी हैं, काम करते रहिए, लेकिन समय निकाल के बच्चों को वक्त दीजिए, बच्चों को समय दीजिए। अगर बच्चों को आप समय नहीं देंगे तो वो हो सकता है कि कहीं और वही में चला जाए, अगल बगल जो बच्चे हैं उनसे जुड़ जाए, तो बाल अपराध का दर इसमें बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे खतरनाक अपराध कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। मोबाइल भी, हाँ वो भी असर डालेगा। आप नहीं बात करेंगे तो बच्चा मोबाइल चलाएगा। तो जो क्राइम है, जो बाल अपराध की दर है, वो निश्चित तौर पर बढ़ती जा रही है। ये कब कम होगी? जब जो अभिभावक हैं और बच्चे, उनका कनेक्शन अच्छा होगा, जो गार्डियन उनका कनेक्शन अच्छा रहेगा, वो अपराध दर कम होगा, जो लर्निंग आउटकम है ये बेहतर होता हुआ चला।
अच्छा सर, बहुत सारे लोग यूपीपीसीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए यूपीपीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है, यूपीएससी देखा जाए तो पूरे भारत की एक सबसे बड़ी परीक्षा है, परीक्षा और पीसीएस देखा जाए तो राज्य स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जी ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, जी आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए। जी आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कितनी क्या आपकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये नहीं कि फलाने कर रहे हैं पीसी की तैयारी, हम भी कूद जाएं, हम पढ़ें। देखिए वो उसकी लाल बत्ती देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं रील, अरे वो आ रहा है रील, गाड़ी से उतरते हुए फोटो आ रहा है, वो देख के आप परेशान हो गए, आपका हम भी तैयारी करेंगे। नहीं, ठीक है, आप तैयारी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, आपकी ताकत क्या है। क्या आप 8 घंटे 10 घंटे बैठ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? तो आप ताकत पहचानिए, ताकत पहचान के अपना जो फील्ड है वो डिसाइड करिए, फिर आप उसमें उतरिए। उसमें उतरने के बाद सबसे पहला चीज है आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को कई भागों में बांटिए, उस हिसाब से उन बुक्स को लेके आइए जो प्रॉपर बुक्स है। आजकल आपने देखा होगा पीडीएफ का महायुग चल रहा है। हाँ, फलाने पीडीएफ भेज दिए, वो पीडीएफ पढ़ के हम आईएएस बन जाएंगे, पीडीएफ पढ़ के पीसीएस बन जाएंगे। ये संभव नहीं है। ये जो पीडीएफ का जो महायुग चल रहा है, इस महायुग का खात्मा होना बहुत जरूरी है। और वो खात्मा कब होगा? जब हम प्रॉपर बुक्स क्या होगा पढ़ पाएंगे। हमें प्रॉपर बुक्स पढ़ने हैं, सिलेबस को रखना है, सिलेबस को कई भागों में बांटना है, उस हिसाब से बुक्स अरेंज करने हैं, और बुक्स अरेंज करने के साथ जो पढ़ने के घंटे हैं वो निश्चित तौर पर 7 से 8 घंटे आपको रखने हैं, ताकि आप पढ़ाई बेहतर तरीके से कर पाएं और उस सिलेबस को पूरा कर पाएं। ये ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज देख रहा है, लाइब्रेरी बहुत खुल रही है, मतलब इसका क्या? देखिए, हम लोग जब भी तैयारी करते थे तो लाइब्रेरी, देखिए मैंने अभी भी हाल ही में एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, मुश्किल समझिए 1 या 1.5 महीने मैंने वहाँ अध्ययन किया था। तो ये जो लाइब्रेरी का जो युग चल रहा है, ठीक है, ये सिर्फ देखा देखी वाला प्रोग्राम चल रहा है जी। आपके घर में एक कमरा है जी, आप उस कमरे को छोड़ दे रहे हैं, उस कमरे को छोड़ के आप जाकर लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, इसलिए कि देखा देखी क्या होगा, पढ़ने का मौका नहीं। ये सारी चीज बिल्कुल बहाना है। ठीक है, आपको अगर पढ़ना है, अपना जो जितना अच्छा आप घर में एक अपना जो अरेंज कर लेंगे। हाँ, ये है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो जी। अगर मान लीजिए आपका घर डिस्टर्बेंस है, बच्चे कच्चे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मान लीजिए और फैमिली मेंबर है डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब तो आपके लिए लाइब्रेरी द बेटर है, वहां आप चले जाइए। लेकिन अगर आपके पास डिस्टर्बेंस नहीं है, आप माता पिता हैं और आप हैं, तो आप घर पे ही क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आजकल नेट भी बहुत सस्ते हैं, नेट आप चाहेंगे बहुत सस्ते हैं, वो नेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। घर में आप अच्छे से बैठिए, अच्छे से आप एक जगह अरेंज करिए और वहीं क्या करिए, पढ़ने का काम आप करिए। अच्छा सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका सपना क्या है? मतलब आप इससे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे हर एक अध्यापक का एक सपना होता है कि वह अपनी स्किल से, अपने जो टीचिंग स्किल्स है वो बेहतर क्या करे, प्रसारित कर पाए, लोगों तक पहुंचा पाए। जब भी मैं अध्यापक था वहाँ पे मैंने कोशिश की कि अलग अलग टीचिंग स्किल के जरिए बच्चों में वो दे पाऊँ, ठीक है, जो वो उनके हकदार है, उन तक पहुंच पाए, वो चीजें पहुंच जाए वहां पे। यहाँ पे आया हूँ बतौर अधिकारी, मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग टीचिंग स्किल्स के जरिए जो जिले में कई अध्यापक हैं उन अध्यापकों तक स्किल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वहां तक अपने स्किल्स को पहुंचाया जाए कि हाँ आप अपने विद्यालय में ये करिए। देखिए, मैं अकेले पूरे जिले के बच्चों को तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि हाँ उन अध्यापकों से मिलकर एक प्लानिंग कर सकता हूँ, योजना कर सकता हूँ कि हाँ आप अपने विद्यालय में ऐसा काम करिए, इस स्किल को लागू करिए, इस प्रोग्राम को लागू करिए। हो सकता है आपके बच्चों में, आपके स्कूल के बच्चों की संख्या बढ़ जाए, आपके स्कूल के बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है वो बढ़ जाए। तो ये काम मैं करूंगा। टीचर्स की मीटिंग यहाँ लेनी है, डायट में जो हमारे ERP बंधु हैं उनकी मीटिंग लेनी है, जो शिक्षक संकुल होते हैं उनकी मीटिंग लेनी है, उनकी मीटिंग लेके जो स्किल्स है उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि यहाँ से छन छन के वो विद्यालयों तक पहुंचे और विद्यालयों का जो लर्निंग आउटकम है वो बेहतर हो पाए, और जो निपुण भारत का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, इसको हम सपना यहाँ पे साकार करने का काम हम कर सकें। नया सत्र स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल, तो इसके लिए बच्चों को ज्यादा ज्यादा सरकारी स्कूल में जो एडमिशन कराएं, उसके लिए आप लोगों का क्या प्लान है? जी, हमने बिल्कुल प्लान किया, हमने प्लान किया है, यहाँ पे रैली वगैरह हम लोगों ने निकाली है और गांव में हम लोगों ने विजिट भी किया है, और हम जो नुक्कड़ नाटक का जो प्रोग्राम है वो भी हम लोग यहाँ करने का काम कर रहे हैं। तो कुछ हमारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं, जो कुछ तो हो चुकी हैं, कुछ हम करने का प्रयास है, इन फ्यूचर आपको देखने को मिल जाए। अच्छा सर, जब आप 22 में जब आप वो इंटरव्यू के लिए गए थे तो आप एक गाना था आरंभ है प्रचंड, उसमें आप डांस कर रहे थे। जी तो उसका क्या? देखिए मैं वही बता रहा हूँ, आरंभ है प्रचंड डांस, ठीक है, मात्र मनोरंजन के लिए नहीं था जी, ठीक है, और मात्र वहाँ पे हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं लगातार पेपर दे रहा था जी। 2020 में हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया। अच्छा। अब ये बहुत बड़ा सदमा था वो मेरे लिए, क्योंकि मेरी अम्मी चाहते थे कि मैं जल्दी ऑफिसर बनूं, लेकिन मैं यहाँ ऑफिसर में बना नहीं, उसके पहले ही अम्मी का इंतकाल। मैं भयंकर डिप्रेशन में जा चुका था, क्योंकि मैं लगातार असफल भी हो रहा था, वो उसका अलग दबाव था, अम्मी का इंतकाल हो गया अलग दबाव था। तो लगातार मैं
डिप्रेशन में जा रहा था, एंग्जाइटी में जा रहा था और भयंकर डिप्रेशन। मुझे यहाँ तक कि मुझे कुछ दवाइयाँ भी लेनी पड़ी थी, मनोचिकित्सक से भी मिला और मुझे कुछ वहाँ यहाँ तक चले गए। हाँ, यहाँ तक चला गया था, मुझे वहाँ कुछ दवाइयाँ मुझे वहाँ पे लेनी पड़ी। 2021 का मेंस में लिख रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं कैसे मैं लिखा मैं खुद जानता हूँ, लेकिन उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 2022 में जब मैं गया तो वही दबाव मेरे ऊपर था, बहुत ज़्यादा दबाव, इंटरव्यू देने में जा रहा था, बहुत दबाव था मेरे ऊपर। मैं ये महसूस कर पा रहा था कि हमारे जैसे कितने बच्चे होंगे जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जूझ रहे हैं। तो कुछ अपने लिए, कुछ उन बच्चों के लिए जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जूझ रहे हैं कि देखो इससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, इससे बस निराशा ही हाथ लगेगी, अपना ही सेहत खराब होगा, अपनी ही तबीयत खराब होगी, कुछ होने वाला नहीं है। उससे बाहर निकलने के लिए और लोगों बच्चों जो भी बच्चे थे तैयारी कर रहे हैं उनको, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो लगातार डिप्रेशन एंग्जाइटी में, आप बात करेंगे ना तो 10 में से 6 बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन से हमको लग रहा है सिलेक्शन इसी वजह से कम हो जाता है, कम हो जाता है वहाँ पे। तो वो वही उसको दूर करने के लिए और एक संदेश देने के लिए बच्चों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि देखो निश्चित खुले मन से आप तैयारी करिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहाँ पे मैंने छोटा सा एक्ट वहाँ पे मैंने किया, पूरा माहौल ही बदल दिया, पूरा माहौल बदला और उसको पूरे यूपी क्या पूरे देश ने देखा, देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, अच्छी बात है। और उससे कुछ प्रेरणा ले रहे हैं तो अच्छी बात है ना। जी सर, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिरर क्या नाम है? मिरर बुक के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप सभी इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। अच्छे पत्रकार हैं, मेरे पास जब ये आए तो इतने सारे जब क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने काफ़ी होमवर्क किया है। तो एक अच्छे जो पत्रकार होते हैं, अच्छे जो यूट्यूबर होते हैं, उनकी ये खासियत होती है तो बाकायदा होमवर्क, कहीं भी जाए तो बाकायदा होमवर्क करके जाए। तो इनके में दिख रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी अपील छोटी सी है कि इनके को आगे बढ़ाएं, इनको अच्छे से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, मऊ में मैं हूँ, अगर मऊ के लोग मुझे देख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हमने जन सुनवाई का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है। कभी भी एनी टाइम आप आइए, आप मिलिए। शिक्षा व्यवस्था में जो भी समस्याएं हैं, अगर मेरे स्तर से दूर होने का प्रयास रहेगा मैं बिल्कुल करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया देखने के लिए।